वेलकम एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस। आई एम रजनीश। आज हम लोग देखने जा रहे हैं डिजाइन ऑफ अ स्टील स्ट्रक्चर। ये फिफ्थ सेमेस्टर का आपका एक कह सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और इस मतलब ये जो सब्जेक्ट है आपके सेमेस्टर के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। आगे अगर आप सिविल इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं या उसका जानकारी रखना चाहते हैं, मतलब अपना आप कैरियर सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में रखना चाहते हैं, तो स्टील डिजाइन का जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि स्टील वन ऑफ द बेस्ट बिल्डिंग मटेरियल है। क्यों बेस्ट बिल्डिंग मटेरियल है? क्योंकि स्टील जो होता है वो एज कंपेयर टू अदर मटेरियल ये सस्ता भी है, और स्ट्रेंथ जो है इसका काफ़ी अच्छा होता है। मतलब अगर बात करें कि स्ट्रेंथ और प्राइस को अगर कंपेयर करें तो इट कुड बी इकोनॉमिकल। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर वेस्टेज नहीं किया जाए तो वेस्टेज करने का मतलब यही चीज तो सीखना है इस सब्जेक्ट में कि कैसे स्टील को प्रॉपर डिजाइन करके इकोनॉमिकल और स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बना सकें। ठीक है, देखो अभी क्या है, अभी मॉडर्न टाइम की बात करें तो डे बाय डे पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है और प्लॉट या जमीन का जो है वो डिमांड बढ़ रहा है, स्पेस कम है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, हाई राइज बिल्डिंग बनाते हैं। हाई राइज बिल्डिंग का मतलब जिसमें नंबर ऑफ फ्लोर्स ज्यादा होता है, मतलब 20 तला बिल्डिंग, 25 तला बिल्डिंग। ठीक है, तो कंक्रीट के हेल्प से, ओनली कंक्रीट के हेल्प से हाई राइज बिल्डिंग बनाना पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि कंक्रीट का जो वेट होता है, जो उसका खुद का वजन होता है, उसके स्ट्रेंथ के कंपेयर में बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो अगर आप हाई राइज बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, कम जगह में ज़्यादा लोगों को रखना है, तो आपको क्या करना होगा, मतलब एक स्ट्रॉन्ग ऐसा बिल्डिंग बनाना होगा जो ज़्यादा दिन तक टिक सके। और उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल जो हम लोग के पास अभी प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल है वो स्टील अवेलेबल है। ठीक है, स्टील के हेल्प से हम लोग काफ़ी हाई राइज बिल्डिंग बना सकते हैं। तो अगर आप सिविल इंजीनियर बना रहना चाहते हैं, मतलब आप डिप्लोमा करने के बाद भी एक अच्छा सिविल इंजीनियर कहलाना चाह रहे हैं, तो इस सब्जेक्ट का नॉलेज आपके पास बहुत अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, क्यों होना चाहिए? देखो आरसीसी तो है, रहेगा ही, और भी जितना भी स्ट्रक्चर है उसका रोल तो आएगा ही, लेकिन अभी प्रेजेंट में स्टील पढ़ना है। जब आप 6 सेमेस्टर में जाइएगा तो आरसीसी डिजाइन पढ़िएगा। सारा सब्जेक्ट का अपना अपना इंपॉर्टेंट रोल होता है, और इस सब्जेक्ट का भी इंपॉर्टेंट रोल है, और वो भी मतलब इंपॉर्टेंट रोल कहने का मतलब जिसका सिग्निफिकेंट रोल है। ठीक है, तो सबसे मतलब ब्रीफ इंट्रोडक्शन आज हम इस पूरे सब्जेक्ट का लेंगे। तो डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में जो पहला यूनिट पढ़ना है वो इंट्रोडक्शन। आज के इस वीडियो लेक्चर में ही हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पढ़ना है। इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि सबसे पहले पढ़ेंगे कि डिजाइन होता क्या है, स्ट्रक्चर होता क्या है, लोड क्या होता है। ठीक है, और कितने तरह का सेक्शन होते हैं। देखो कंक्रीट जो होता है, जब हम लोग उसको सीमेंट, सैंड और वाटर से मिक्स करते हैं तो हम लोग के पास एक पेस्ट प्रिपेयर होता है, और उस पेस्ट को जिस भी शेप में चाहे उस शेप में हम लोग ढाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो स्टील मेंबर होता है वो एक रिजिड सॉलिड मेंबर है जो ये इंडस्ट्री से मैन्युफैक्चर होकर मार्केट में आता है। ठीक है, तो मार्केट में डिफरेंट शेप का स्टील जो है सेक्शन स्टील मेंबर जो अवेलेबल होता है। तो कितने तरह का स्टील मेंबर हम लोग के मार्केट में अवेलेबल है इसके बारे में पढ़ना है। सपोज कीजिए कि आप एक बीम बनाना चाह रहे हैं, एक कॉलम बनाना चाह रहे हैं, तो आप बीम कॉलम जैसे कंक्रीट का क्या करते थे हम लोग कि वाटर के साथ सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट को मिक्स करके बाहर से फ्रेम बनाते थे, एक मोल्ड बनाते थे, एक ढांचा बनाते थे, और उसके अंदर में कंक्रीट को हम लोग डाल देते थे। कंक्रीट सेट हो जाता था, शेप मिल गया, मतलब जैसा भी डिजायर शेप रहेगा हम लोग कंक्रीट से बना सकते हैं, क्योंकि वो फ्लो मतलब ऐसा होता है कि वो फ्लो कर सकता है। कंक्रीट का एक एडवांटेज है। लेकिन स्टील का क्या होता है कि वो मार्केट में इंडस्ट्री से ऑलरेडी बनकर अवेलेबल होता है। तो मार्केट में कितने तरह का सेक्शन या स्टील जो है मेंबर है वो अवेलेबल है, इसके बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो बहुत चीज होता है, फंडामेंटल चीज जो बुक में लिखा नहीं होता है, और आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दोज थिंग। ठीक है, जो कि आपको जब आप उस चीज को जान लीजिएगा तो डिजाइन करने में आपको बहुत हेल्प आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में स्टील के बारे में, डिजाइन के बारे में, लोड के बारे में पढ़ेंगे, स्टील का एडवांटेज, डिसएडवांटेज क्या है, अगर स्टील को हम लोग एज अ स्ट्रक्चरल मटेरियल यूज कर रहे हैं तो उसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है, ये सब हम लोग देखेंगे। ठीक, सेकंड है कनेक्शन।
देखो स्टील मेंबर जो होता है वो काफी लार्ज साइज में अवेलेबल नहीं होता है। मतलब अगर देखो पहले तो फैक्ट्री में बना, फैक्ट्री में बन के वो ट्रक से या कोई भी ट्रांसपोर्टेशन मोड से वो मार्केट में आता है, फिर मार्केट से हम लोग अपने घर पे लाते हैं। तो अगर बहुत बड़ा बड़ा साइज में बना देंगे तो उसका ट्रांसपोर्टेशन करना आसान नहीं होगा, ठीक है, फर्स्ट थिंग। तो जब वो छोटे छोटे साइज में आता है, छोटा छोटा करने का मतलब 4 मीटर 5 मीटर 6 मीटर लंबा आता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, कट करते हैं। कट करने के बाद उसको जोड़ते हैं, जोड़ करके अपना डिजायरेबल शेप है उसमें लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि कंक्रीट को कर सकते हैं लेकिन क्योंकि वो फ्लो करता है कंक्रीट, लेकिन स्टील जो है वो इंडस्ट्री से ऑलरेडी एक शेप में बनकर आता है, तो उसको हम लोग इजीली तो नहीं कर सकते हैं, मतलब वो फ्लोएबल नहीं है, तो जोड़ा जाता है उसको। और जो जोड़ा जाता है उस चीज के बारे में पढ़ेंगे कनेक्शन में। रिवेटेड कनेक्शन, बोल्टेड कनेक्शन पढ़ेंगे और पढ़ेंगे वेल्डेड कनेक्शन। अगर एसएससी जेई का आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कनेक्शन जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमंग दीज यूनिट, ठीक है। सबसे ज्यादा कनेक्शन से क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जेक्टिव भी और कन्वेंशनल भी। कन्वेंशनल कहने का मतलब रिटेन जब एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव आप क्लियर कीजिएगा तो कनेक्शन से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। कनेक्शन से भी पूछता है क्वेश्चन, सबसे ज्यादा वेटेज कनेक्शन को ही आप मानकर चलिए। देखो मेंबर को कनेक्ट जहां पे करते हैं वहीं पे फॉल्ट होने का ज्यादा चांस रहता है, तो जहां पे फॉल्ट होने का चांस है उसी को अच्छे से हम लोग ऑब्जर्व करके डिजाइन करते हैं। तो ये जो है इसका जो इस पे जो फोकस रहता है वो इंजीनियर, इंटरव्यूअर, जैसे आप सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो जो भी कंपनी आपको हायर करेगा तो उसको पता है कि स्टील में जो कनेक्शन होता है वही सबसे ज्यादा वीक होने का चांस है, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटी वहीं पे ज्यादा होगी, इंजीनियर वहीं पे इन्वॉल्व होंगे, गलती करने का चांसेस वहीं पे ज्यादा होगा। तो कनेक्शन से क्या होता है, क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है ताकि आपके नॉलेज का पता लगाया जा सके, ठीक है। कनेक्शन में पढ़ेंगे क्या, रिवेटेड कनेक्शन पढ़ेंगे, वोल्टेड कनेक्शन पढ़ेंगे और वेल्डिंग, मतलब वेल्ड करके भी, वेल्डिंग करके भी तो हम लोग जोड़ते हैं ना मेंबर को, तो ये तीनों चीज कनेक्शन में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद है डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर, डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर, डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर और बीम स्टील रूफ। देखो जब रूफ एक ट्रस की बात करते हैं, ये देखना, ये इसको बोलते हैं ट्रस। तो इसमें कितना एलिमेंट आपको दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहां से यहां तक एक 9 और यहां से यहां तक 10, ठीक है। 10 मेंबर है, 10 इसमें मेंबर है। तो 10 मेंबर में कुछ मेंबर टेंशन मेंबर हो सकता है, कुछ मेंबर कंप्रेशन मेंबर आता है। देखो जिस भी मेंबर को आप लिए, एनालिसिस किए, अच्छा एनालिसिस जो है वो टॉस में आपको पढ़ना है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर जो है टॉस, उसमें आप पढ़िएगा हर मेंबर में जो लोड है उसका लोड का नेचर कैसा है। अगर ये मेंबर है, इस पे अगर कंप्रेसिव आ रहा है तो इसको कंप्रेशन मेंबर बोलेंगे, अगर इस पे टेंसाइल लोड आ रहा है तो इसको टेंशन मेंबर बोलेंगे, ठीक है। तो डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर पढ़ेंगे, डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर पढ़ेंगे। तो एक स्ट्रक्चर का हम लोग क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे और उस पे हम लोग कंप्रेसिव लोड आ रहा है या टेंसाइल लोड आ रहा है इस बात का जानकारी रखते हुए, ठीक है। तो यही सब चीजें जो पढ़ना है, टेंशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर, इस यूनिट में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद है स्टील रूफ ट्रसेस। जो ट्रस आएगा, ये ट्रस पे हम लोग क्या करते हैं, लोड आता है, लोड जो आता है उसको कैसे हम लोग डिजाइन करेंगे। जो रूफ ट्रसेस है, जैसे आप देखे होंगे रेलवे स्टेशन पे जो आपको पैसेंजर को के लिए वेट करने के लिए एक शेड लगा होता है, छाया लगा होता है, वो रूफ ट्रसेज है, इंडस्ट्री में भी यूज होता है, ठीक है। तो उसका डिजाइन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, स्टील रूफ ट्रसेज। देखना पूरा आप रेलवे स्टेशन पे जाते होंगे तो जो आपका शेड है, बैठने के लिए जो जगह है, नीचे बेंच होता है, ऊपर एक शेड मतलब एक छाया के लिए जो जगह सरफेस होता है वो ट्रसेज से मिलकर बना होता है और पूरा का पूरा एक स्टील स्ट्रक्चर होता है। तो पूरा का पूरा डिजाइन करना, उस पर कितना लोड आता है, कैसे हम लोग उसमें कैसे उसको डिजाइन करते हैं, कुछ कैसे एनालिसिस करते हैं, पूरा का पूरा इस पे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, स्टील रूफ ट्रस में। उसके बाद बीम, वेरी नोन नेम है आप लोगों के लिए, बीम और कॉलम, ठीक है। तो देखो कंप्रेशन मेंबर में ही हम लोग कॉलम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कंप्रेशन मेंबर में ही हम लोग कॉलम
के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि कॉलम भी एक कंप्रेशन मेंबर है। कॉलम जो है इस तरह से रखा रहता है, तो इस पे जो लोड आता है वो कंप्रेसिव नेचर का ही होता है, तो कंप्रेशन मेंबर में पढ़ लेंगे। बीम के बारे में पढ़ेंगे, स्पेशली बीम डिजाइन के बारे में पढ़ लेंगे। कॉलम बेस के बारे में पढ़ना आपका यूनिट 7 में। यूनिट 7 में अच्छा कॉलम बेस क्या होता है, देखो स्टील जो होता है उसका सेक्शन छोटा होता है, सेक्शन छोटा है, स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो सेक्शन हम लोग छोटा रखेंगे। तो अगर कंक्रीट का एक फाउंडेशन बनाए, फाउंडेशन बनाने के बाद एक स्टील का हम यहाँ पे मेंबर रख दिए, तो काफी कम एरिया में जो लोड है वो कंसंट्रेटेड होता है। कम एरिया में जब लोड कंसंट्रेटेड होता है, जैसे ये फोर्स है, फोर्स बाय एरिया जो होता है वो प्रेशर होता है, तो स्टील जो है अगर स्टील का सेक्शन छोटा है तो अगर एरिया कम आएगा तो प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जैसे एक क्या बोले थे कि पहले एक फाउंडेशन बनाते हैं, इस तरह से फाउंडेशन, और उसके ऊपर स्टील का जो है कॉलम रखा जाता है। तो कॉलम पे हाई प्रेशर का इंटेंसिटी इस कंक्रीट फाउंडेशन पे जनरेट हो सकता है, तो इसके फेल होने का चांस बढ़ता है। तो कंक्रीट फाउंडेशन के ऊपर हम लोग एक स्टील का प्लेट लगाते हैं, उसके बाद ऊपर से कॉलम रखते हैं, ठीक है। तो ये पूरा जो अरेंजमेंट और डिजाइन है वो हम लोग पढ़ेंगे ये कॉलम बेस में, ठीक है। कॉलम बेस नाम से ही पता चला, एक कॉलम और कॉलम का जो बेस है, और बेस जो है कहीं पे रखा रहेगा, तो जिस सरफेस पे रखेगा उसी सरफेस के डिजाइन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कॉलम बेस, ठीक है। सारा जो यूनिट है उसके यूनिट के बारे में हम डिस्कशन कर दिए। अच्छा, अगर इफ यू नो मी, अगर आप पहले ही क्लासेस कर चुके हैं तो मेरा नाम पता होगा, अदरवाइज आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज रजनीश एंड आई एम फ्रॉम गया, एंड आई कंप्लीटेड माई बीटेक फ्रॉम जादवपुर यूनिवर्सिटी एंड आई कंप्लीटेड माई एमटेक फ्रॉम NIT पटना। और मैंने एमटेक जो किया है वो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में किया है, मतलब मेरा जो स्ट्रीम था, ब्रांच था एमटेक का, वो स्ट्रक्चर ही था, और आप लोगों को मैं स्ट्रक्चर ही पढ़ा रहा हूँ, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। सो बहुत ज्यादा इस पे मैंने मेहनत किया है। आई हैव ऑलरेडी डन लॉट्स ऑफ वर्क ऑन स्टील स्ट्रक्चर। सो आई होप कि मेरा नॉलेज जो है वो आप तक पहुंचेगा, वो काम में आएगा, ठीक है। मैं फंडामेंटल नॉलेज, डिजाइन, इसके साथ साथ जो प्रैक्टिकल यूजेस है वो भी बताऊंगा, और मैं काफी बेसिक से लेके चलूंगा। आप ये पूरा वीडियो लेक्चर को देखना तो आपको पता चलेगा कि ये मैं कहां से स्टार्ट किया हूं पढ़ाना और ये कहां तक जाता है, ठीक है। पढ़ लो, पढ़ने के बाद आपको स्टील में कोई डाउट नहीं रहेगा, पूरा जो सब्जेक्ट है पूरा का पूरा आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज हो जाएगा, इट इज माई गारंटी। अभी हम लोग ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखें सारे यूनिट का, किस यूनिट में क्या क्या पढ़ना है। पूरा यूनिट कंप्लीट होगा, मतलब 1 to 7 यूनिट कंप्लीट करेंगे इसी तरह से ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में, ठीक है। तो आपको कौन सा बुक फॉलो करना है, थोड़ा सा बुक के बारे में बता देते हैं। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर LS नेगी आपके पास होना चाहिए, या फिर डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर SK दुग्गल, दोनों मैग्रा हिल पब्लिकेशन का, दोनों में से कोई ले सकते हैं। आपका जो सेमेस्टर में जितना भी सिलेबस है वो ज्यादातर ये LS नेगी बुक से ज्यादा मैच करेगा, ठीक है। बुक SK दुग्गल भी अच्छा है, लेकिन ये जो बुक है वो LSM मेथड पे है, आपका जो बुक है वो WSM मेथड पे है, ठीक है। तो आपका जो ज्यादातर जो सिलेबस है वो मिलेगा LS नेगी से। बहुत ही अच्छा बुक है, पतला बुक है, वेल रिटेन कंटेंट है, मतलब जो भी लिखा गया है बहुत ही अच्छे से लिखा गया है, मतलब आलतू फालतू का कुछ नहीं लिखा हुआ है। सो आप LS नेगी प्रीफर कीजिए, मतलब अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। जब आप कभी बीटेक कीजिएगा या हायर स्टडी कीजिएगा तो SK दुग्गल खरीद सकते हैं, ठीक है। देखो दो यूज किए हैं, एक WSM और LSM, वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड। मतलब अगर किसी चीज को आपको डिजाइन करना है तो दो मेथड को फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, मेथड क्या है, मानिए कि आपको स्कूल जाना है, ठीक है, ये आपका स्कूल है, यहाँ पे आपको जाना है स्कूल, तो स्कूल जाने के लिए आप दो रास्ता चुन सकते हैं, मतलब इस रास्ते से भी जा सकते हैं और इस रास्ते से भी जा सकते हैं। तो ये रास्ता A है और ये रास्ता B है, दोनों में से किसी से चले जाइए, स्कूल आप पहुंच जाइएगा। तो जिस तरह से कहीं पे पहुंचने का रास्ता दो होता है, उसी तरह से किसी स्ट्रक्चर को डिजाइन करने का दो रास्ता होता है, एक WSM और दूसरा LSM, लिमिट स्टेट मेथड और वर्किंग स्ट्रेस मेथड, ठीक है। दोनों में से कोई एक मेथड का यूज करके आप स्ट्रक्चर को डिजाइन कर सकते हैं। अच्छा, डिजाइन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजाइन? डिजाइन इज ए प्रोसेस, डिजाइन एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम किसी भी स्ट्रक्चरल एलिमेंट या स्ट्रक्चर के मेंबर का, अच्छा स्ट्रक्चर का मेंबर क्या आ गया, तो बिल्डिंग अगर एक स्ट्रक्चर है
तो इस बिल्डिंग का मेंबर हो गया बीम कॉलम। ठीक है, तो डिजाइन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम बिल्डिंग के या किसी भी स्ट्रक्चर के मेंबर का डायमेंशन निकालते हैं। देखो, जब एक्सटर्नल लोड लगता है तो एक्सटर्नल लोड के को कैरी करने के लिए हम मेंबर का डायमेंशन देते हैं। ठीक है, मतलब बीम का विड्थ कितना होगा और उसका डेप्थ कितना होगा, विड्थ कितना होगा। सपोज करो कि ये कोई बीम है, तो इस बीम में जो भी लोड आने वाला है, तो इस लोड के लिए ये यहां से यहां तक डेप्थ बोलते हैं और इसको विड्थ बोल रहे हैं। तो डेप्थ और विड्थ को कितना रखें, मतलब किसी प्रोसेस को फॉलो करके उसके डायमेंशन को निकालेंगे, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिजाइनिंग। समझ में आया? तो डिजाइन क्या होता है, जो बोले उसको लिखा हुआ है, समझिएगा यहाँ पे। इन सिविल इंजीनियरिंग डिजाइनिंग मीन्स फाइंडिंग आउट द डायमेंशन। मतलब डिजाइन में हम लोग क्या करते हैं, डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं। जब एक्सटर्नल लोड आता है तो उस लोड को स्ट्रक्चर या एलिमेंट कैरी कर सके, उसके लिए लोड डायमेंशन निकालते हैं। अगर लोड बहुत ज्यादा है तो डायमेंशन बड़ा करेंगे, लोड कम है तो डायमेंशन कम करेंगे। लोड के करस्पॉन्डिंग डायमेंशन को बढ़ाना घटाना यही कहलाता है डिजाइन। ठीक है, यहां समझिएगा फिर से, which must be sufficient to carry all different kind of load। जितना भी तरह का लोड आ रहा है उसको कैरी कर सके। ठीक है, कौन कैरी करेगा, मेंबर कैरी करेगा। ठीक है, that applied on it। डिफरेंट काइंड ऑफ लोड क्या हो सकता है, तो लोड हो सकता है डेड लोड हो सकता है। डेड लोड करने का मतलब वैसा लोड जो किसी भी मेंबर पे परमानेंटली फिक्स रहे। ठीक है, और क्या होता है, लाइव लोड। लाइव लोड क्या होता है, जो अपना पोजीशन चेंज करे। डेड लोड का मतलब जिसका पोजीशन जो है वो फिक्स रहता है। जैसे आपके घर में कोई फर्नीचर रखा हुआ है, अलमीरा रखा हुआ है, तो वो वहीं पे पड़ा रहेगा, वो मूव तो नहीं करेगा। तो जो भी फर्नीचर का, अलमीरा का, या आप लाइब्रेरी में जाइएगा तो बड़ा बड़ा शेल्फ रहता है, तो वो सब जो लोड है या डेस्क का लोड है जो लगता है, उसको डेड लोड में काउंट करते हैं। डेड लोड वैसा लोड जो अपना समय के साथ पोजीशन चेंज ना करे। ठीक है, और लाइव लोड क्या होता है, वैसा लोड जो अपना समय के साथ पोजीशन चेंज कर ले। जैसे एक ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर से गाड़ी आया चला गया, तो गाड़ी आया तो ब्रिज के ऊपर लोड लग रहा था, जब गाड़ी चला गया तो लोड खत्म हो गया। जैसे हम लोग अभी सपोज कर लो आप इस रूम में हो, फिर रूम के बाहर चले गए तो आपका भी लोड क्या हो गया, अब फ्लोर पे नहीं लग रहा है। तो वैसा लोड जो समय के साथ अपना पोजीशन को चेंज कर ले उसको बोलते हैं लाइव लोड। डेड लोड जो अपना पोजीशन चेंज ना करे, जैसे फर्नीचर का लोड। सेल्फ वेट, जो भी मेंबर होगा, अगर कोई दीवार है, दीवार का भी लोड आ रहा है तो दीवार का जो खुद का वेट होगा, वो जो सेल्फ वेट होता है वो भी डेड लोड में आता है। सेल्फ वेट इज काउंटेड इन डेड लोड। लोड समझ में आया? तो डिजाइन एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के माध्यम से किसी भी स्ट्रक्चरल मेंबर का हम लोग डायमेंशन निकालते हैं, ताकि जो भी एक्सटर्नल लोड लग रहा है, एक्सटर्नल लोड मतलब डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, अर्थक्वेक लोड, स्नो लोड, ठीक है, ये सब जो है वो लोड में आते हैं। तो उस लोड को वो सफिशिएंटली सेफली कैरी कर सके। पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है, पढ़ दे रहे हैं। कैरी ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ लोड दैट अप्लाइड एंड एट द सेम टाइम इट शुड बी इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल भी होना चाहिए। अगर स्ट्रक्चर को हम लोग बड़ा डायमेंशन दे देते हैं, जैसे ये सपोज करो कि ये बीम है, बीम का जैसे जैसे हम लोग डायमेंशन बढ़ाएंगे मटेरियल ज्यादा लगेगा, कॉस्ट ज्यादा लगेगा। जब कॉस्ट ज्यादा होगा तो वो अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। तो डिजाइन का एक और काम क्या है कि जितना लोड आ रहा है एकदम मेंबर का डायमेंशन उतना ही रखना है। ज्यादा लोड ज्यादा डायमेंशन, कम लोड कम डायमेंशन। इकोनॉमिकली हम लोग इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए जब हम लोग स्ट्रक्चर के डायमेंशन को कंसीडर करते हैं या निकालने की कोशिश करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिजाइन या डिजाइनिंग। समझ में आ गया? डिजाइनिंग मींस फाइंडिंग आउट द डायमेंशन ऑफ अ स्ट्रक्चरल मेंबर। अच्छा, स्ट्रक्चर क्या होता है? व्हाट इज अ स्ट्रक्चर? अ स्ट्रक्चर इज द कनेक्टिंग मेंबर और कनेक्टिंग एलिमेंट्स। देखो यहाँ पे एक ट्रस दिख रहा होगा। ट्रस में क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 और यहां से यहां तक 8 और यहां से यहां तक 9 और यहां से यहां तक 10 मेंबर मिला हुआ है। ये मेंबर कंप्रेशन लोड को या टेंशन लोड को कैरी करने के लिए रखा गया होगा। मतलब जो इस मेंबर को हम कनेक्ट कर दिए, तो ट्रस क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर इज द कनेक्टिंग मेंबर
और उसको इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि जो भी ऊपर से एक्सटर्नल लोड को अप्लाई हो, जो भी एक्सटर्नल लोड को हम अप्लाई करें या उस पर किसी तरह से लगे, उसको सेफली कैरी कर सके। ठीक है, अ स्ट्रक्चर इज द कनेक्टिंग मेंबर और दे आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट ऑल द एक्सटर्नल अप्लाइड लोड coming from the external sources can be taken by easily and safely। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या होता है? कनेक्टिंग मेंबर होता है। देखो डेफिनेशन लगाओ, लिख दिए हैं। ए स्ट्रक्चर इज सीरीज ऑफ कनेक्टेड मेंबर। सीरीज ऑफ कनेक्टेड मेंबर, छोटा छोटा मेंबर को कनेक्ट करते हैं। ये एक ट्रस है। ट्रस क्या है? एक स्ट्रक्चर है। ट्रस इज ए स्ट्रक्चर। तुम्हारा जो घर का बिल्डिंग है वो एक स्ट्रक्चर है। ट्रांसमिशन टावर या फिर आपका जो नेटवर्क का टावर होता है, मतलब टेलीफोन फोन का टावर, सब एक तरह का स्ट्रक्चर है। ठीक है, मेंबर और एलिमेंट। ए स्ट्रक्चर इज सीरीज ऑफ कनेक्टेड मेंबर दैट कनेक्टेड मेंबर फॉर्म टुगेदर ए सिस्टम। वो इस तरह से कनेक्ट किया जाता है कि एक सिस्टम बना ले। ठीक है, टुगेदर ए सिस्टम दैट कैन कैरी और टेक एक्सटर्नल अप्लाइड लोड। ठीक है, इस तरह से वो कनेक्टेड होता है कि वो आप मतलब बाहर से एक्सटर्नल अप्लाइड लोड को इजीली और सेफली कैरी कर सके। तो ये यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है डेफिनेशन स्ट्रक्चर का, और यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है डिजाइन का। आप दोनों डेफिनेशन कॉपी में लिख लीजिए। और एक ये ट्रस है और ब्रिज और बिल्डिंग, दीज आर द स्ट्रक्चर। इसके बाद कुछ स्ट्रक्चर का आपके सामने स्लाइड आएगा। ठीक है, आपको एक एक स्ट्रक्चर के बारे में जो स्टील से बना हुआ है वो, और थोड़ा सा स्टील के बारे में अब हम बताने जा रहे हैं कि स्टील क्या होता है, आयरन क्या होता है, आयरन और स्टील में डिफरेंस क्या है, स्टील का प्रॉपर्टी क्या होता है, ये सब हम देखेंगे इस वीडियो लेक्चर में। ओके वेल, अभी हम लोग सीखे कि डिज़ाइन क्या होता है और हम लोग सीखे स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्ट्रक्चर क्या होता था? स्ट्रक्चर इज़ द कनेक्शन ऑफ एलिमेंट, मतलब एलिमेंट को कुछ इस तरह से हम लोग कनेक्ट करते थे ताकि वो लोड को कैरी कर सके सेफली। तो देखो यहाँ पे आपको बहुत सारा मेंबर दिख रहा होगा, और दीज मेंबर आर कनेक्टेड विथ ईच अदर एंड दे आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट दे मेक ए सिस्टम, राइट। तो ये जो सिस्टम होता है, सिस्टम ऑफ कनेक्टिंग मेंबर इज कॉल्ड अ स्ट्रक्चर, राइट। और ये इसका काम क्या होता है? जो भी एक्सटर्नल लोड बाहर से आ रहा है उसको ये क्या कर सके? कैरी कर सके। तो ये एक आपको ब्रिज का एक छोटा सा पोर्शन दिख रहा है जो एक स्ट्रक्चर है, और स्ट्रक्चर जो बना हुआ है वो किस चीज़ से बना हुआ है? स्टील से बना हुआ है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? पहले तो आपको ये समझ में आ गया स्ट्रक्चर है, क्योंकि मेंबर कनेक्टेड एक सिस्टम बन रहा है और ये लोड को कैरी करने के लिए बनाया गया है, राइट। अच्छा, अब इसमें जो मेंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट आपको दिख रहा होगा, कुछ बड़ा एलिमेंट है, साइज़ बड़ा है, ये छोटा एलिमेंट है। तो किस एलिमेंट का डायमेंशन कितना रखना है ये पता लगता है डिजाइन से। लोड के करस्पॉन्डिंग, जितना ज़्यादा लोड उसी के करस्पॉन्डिंग हम लोग डायमेंशन को, स्ट्रक्चर के मेंबर के डायमेंशन को डिसाइड करते हैं। तो इस हम लोग वीडियो सीरीज़ में या इस सब्जेक्ट में हम लोग यही सीखेंगे कि हर मेंबर का डायमेंशन कितना रखा जाए, राइट। तो आगे के जो वीडियो लेक्चर हैं उसको कंप्लीट करने के बाद आप हर स्ट्रक्चर के मेंबर के डायमेंशन को फाइंड करना सीख जाइएगा। मतलब ऐसे नहीं होता है, यूनिटरी मेथड नहीं लगाते हैं कि 1 न्यूटन लोड आ रहा है तो 1 मीटर स्क्वायर, 2 न्यूटन आ रहा है तो 2 मीटर। एक मैथमेटिकल साइंटिफिक वे में हम लोग जाते हैं, और उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं? फाइनली एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर है, ब्रिज का एक पोर्शन आपको दिख रहा है, ये एक स्ट्रक्चर है जिसका डिज़ाइन किसी सिविल इंजीनियर ने ही किया है, राइट। नेक्स्ट ये भी देखो एक ब्रिज है, ब्रिज का स्ट्रक्चर है, और ये भी स्टील मेंबर से ही बना हुआ है। स्टील मेंबर को इस तरह से कनेक्ट किया गया है कि एक ये सिस्टम बन गया है और लोड को कैरी कर रहा है, राइट। ये भी एक स्ट्रक्चर है, और ये स्ट्रक्चर किससे बना हुआ है? स्टील मेंबर से बना हुआ है। देखो यहाँ पे आपको एक ट्रांसमिशन टावर दिख रहा है। देखो ये पावर ट्रांसमिशन टावर है। ट्रांसमिशन टावर का मतलब है कि जो टेंशन वायर होता है उसके थ्रू बिजली एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो वो हाई टेंशन वायर जो जिसमें बिजली जा रही है उसको कैरी करने के लिए टावर बनाया गया है। तो ये भी एक स्ट्रक्चर है,
और ये भी स्ट्रक्चर जो है बना हुआ है स्टील से, इसका भी डिज़ाइन किसी सिविल इंजीनियर नहीं किया है। तो आप लोग जब स्टील डिज़ाइन सब्जेक्ट कंप्लीट कर लीजिएगा तो आप मीन्स यू आर एबल टू कैलकुलेट और यू आर एबल टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ एनी स्ट्रक्चर, राइट। और यहाँ पे सेकंड जो आपको दिख रहा है डायग्राम, ये एक रेडियो टावर का डायग्राम है, ये भी स्ट्रक्चर ही है। और ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो किससे से बना हुआ है, बना हुआ स्टील मेंबर्स से, राइट। देखना डिफरेंट मेंबर जो है वो यूज़ हुआ है। और ये सब जो मेंबर जो है, कितने तरह के मेंबर मार्केट में अवेलेबल होते हैं, ये सारा का सारा हम लोग इसी यूनिट में पढ़ेंगे। कुछ मतलब स्टैंडर्ड डायमेंशन होता है एक स्टील मेंबर का, एक स्टील एलिमेंट्स का, तो वो सब हम लोग इसी इंट्रोडक्शन में, मतलब अगला जो वीडियो लेक्चर आएगा, सेकंड पार्ट आएगा, उसमें वही कितने टाइप के एलिमेंट होते हैं, उसका सेक्शनल कैसा होता है, शेप कैसा होता है, वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये देखो एक इंडस्ट्रियल शेड है, यहाँ पे हम लोग कुछ मटेरियल को स्टोर कर सकते हैं, या एक वर्कशॉप बनाया जा सकता है, या कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट को यहाँ पे रखा जा सकता है। और ये भी जो बना हुआ है ऊपर का जो सरफेस है, मतलब शेड जो है, जो रूफ है, वो प्लास्टिक का हो सकता है या फिर और कोई मटेरियल का हो सकता है, लेकिन जो इसका ट्रसेस जो हैं वो स्टील से बने हुए हैं। और इसका जो डिज़ाइन है, जब आप लोग पढ़िएगा तो इन रूफ ट्रसेस में, वहाँ पे इस पे हर मेंबर पे कितना लोड आ रहा है, हर ट्रस पे कितना लोड आ रहा है, ये पढ़ेंगे। आपका यूनिट था, इसमें एक यूनिट है जिसमें पढ़ना है रूफ ट्रसेस के बारे में, ठीक है। तो ये उसी यूनिट में इस रूफ ट्रसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर देखो, ये एक स्ट्रक्चर है, वाटर टैंक इज़ ऑल्सो ए स्ट्रक्चर, जिसमें डिफरेंट आपको मेंबर्स दिख रहे होंगे स्टील के। तो 2 वाटर टैंक का इमेज यहाँ पे हमने इंसर्ट किया है ताकि बता सके कि ये स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है, राइट। नेक्स्ट देखो, ये बिल्डिंग है, बहुत ज़्यादा हम लोग इस चीज़ से फेमिलियर है बिल्डिंग से। तो छोटा मोटा जो बिल्डिंग होता है जिसका हाइट कम है, वो हम लोग इकोनॉमिकल कंस्ट्रक्शन के लिए कंक्रीट का यूज़ करते हैं। लेकिन जब हाई राइज बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया जाता है, ऊंची ऊंची इमारतें बनाई जाती है, तो उसमें स्टील का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि स्टील जो है वो एक गुड क्वालिटी ऑफ मटेरियल है, जिसमें गुड क्वालिटी ऑफ बिल्डिंग मटेरियल है, जिसमें स्ट्रेंथ जो है वेट के प्रोपोर्शन में काफ़ी अच्छा होता है, इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं। साथ ही साथ इसकी डक्टिलिटी अच्छी होती है। तो ये एक अर्थक्वेक जहाँ पे आने के चांसेस है, वहाँ पे मतलब डक्टाइल बिल्डिंग का डिमांड होता है, तो वहाँ पे भी हम लोग अच्छा रॉड का या अच्छे क्वालिटी से हम लोग डिज़ाइन करते हैं, बेटर वे में डिज़ाइन करते हैं, राइट। तो ये अभी डिज़ाइन का जो प्रोसीजर है वो आएगा इंट्रोडक्शन यूनिट ख़त्म होने के बाद। आई थिंक 3 या 4 वीडियो लेक्चर बनेगा इंट्रोडक्शन का, जिसमें हम लोग एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ स्टील सीखेंगे। और इसमें हम लोग देखने जाएंगे कि मेंबर्स जो हैं वो कितने तरह के होते हैं। लोड के बारे में भी थोड़ा सा बताए थे वीडियो लेक्चर में, लेकिन लोड के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, सारा का सारा कितने तरह का लोड होता है, डिटेल पढ़ना है इंट्रोडक्शन में ही। आई होप यू विल एंजॉय। नेक्स्ट अब देखते हैं स्टील। अभी हम लोग देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है, डिजाइन क्या होता है, राइट। अभी हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं डिजाइन ऑफ अ स्टील स्ट्रक्चर। तो बहुत बार आपके दिमाग में ये बात आता होगा कि स्टील होता क्या है और आयरन से ये कैसे डिफरेंस है। देखिए समझिएगा, यहाँ पे जो आयरन होता है वो ओर से प्योरिफिकेशन करके निकलता है। मतलब जब हम लोग धरती के अंदर से ओर्स को निकालते हैं, तो उस ओर को जब हम लोग आराम से, मतलब उसको जब उसका इम्प्योरिटीज को हटा दिया जाता है, तो जो नेचुरल मेटल मिलता है उसको हम लोग आयरन बोलते हैं। और आयरन को Fe2+ और Fe3+ से डिनोट या रिप्रेजेंट किया जाता है। और दिस इज प्योर आयरन। कहाँ से मिलता है, तो ओर से, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, वहां से आता है। तो ये जो आयरन होता है वो एज कंपेयर, जब उसको हम लोग एज अ बिल्डिंग मेंबर या बिल्डिंग मटेरियल यूज करेंगे, तो वो काफी सॉफ्ट होता है, काफी डक्टाइल होता है, तो वो ज्यादा लोड लेने के लिए कैपेबल नहीं होता। उस पर अगर हम लोग एक्स्ट्रा लोड लगा दें तो बेंड कर सकता है या बेंड हो सकता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि वो प्योर आयरन में थोड़ा सा इम्प्योरिटीज मिला देते हैं। इम्प्योरिटीज में कार्बन, सिलिका, क्रोमियम, ये सब ऐड कर देते हैं, कॉपर ऐड कर देते हैं, तो एक एलॉय प्रिपेयर होता है, ठीक है। और उस एलॉय का जो है हम लोग यूज करते हैं
एज अ स्ट्रक्चरल मेंबर। और जो स्टील होता है क्या है, एक तरह के एलॉय है और वो कैरी करने के लिए प्रिपेयर होता है और उसमें कैपेसिटी होता है कि वो हाई लोड को कैरी कर सके। ठीक है, तो जो आयरन और स्टील में डिफरेंस यहां पे समझिएगा क्या लिखा हुआ है। देखो, इट इज ए नेचुरल मेटल दैट इज डायरेक्टली कम फ्रॉम ओर्स। आयरन जो होता है एक नेचुरल मेटल है, ठीक है, एक तरह का मेटल है, नेचुरल मेटल है। आयरन इज अ मेटल और ये मिलता कहां से, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, यहाँ ये तीन जो ओर है वो आयरन ओर है। यहाँ से आयरन, ये तीनों ओर से जो इम्प्योरिटीज होता है उसको हटाते हैं और हटाने के बाद हम लोग को आयरन मिलता है। ठीक है, लगभग 70%, जैसे इसमें मैग्नेटाइट में सबसे ज्यादा आयरन की मात्रा होती है, 70% होता है इसमें आयरन, बाकी 30% इम्प्योरिटीज होती है। ठीक है, अगर उस इम्प्योरिटीज को हम लोग हटा दें तो ये उसमें से जो 70% मेटल निकलेगा वो आयरन आएगा। ठीक है, इट इज सिल्वर व्हाइट कलर, सिल्वर नहीं सिल्वरली कर लीजिएगा इसको, मार्कर कहां गया। ठीक है, इट इज सिल्वरी, SILVERY, सिल्वरी, इट इज सिल्वरी व्हाइट इन कलर। इसका जो कलर होता है वो सिल्वर कलर का होता है, सिल्वरी व्हाइट इन कलर। प्योर आयरन इज वेरी सॉफ्ट एंड डक्टाइल। क्या होता है, ये सॉफ्ट होता है और डक्टाइल होता है। हेंस इट इज नॉट यूज्ड एज ए स्ट्रक्चरल मेंबर। अच्छा, डक्टाइल क्या होता है और डक्टिलिटी क्या होता है? डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मेटल by which we can elongate or we can deform by applying external load। देखो ये मार्कर है, इस मार्कर पे हम कुछ एक्सटर्नल लोड लगा रहे हैं, इसमें कोई डिफॉर्मेशन या इलोंग्रेशन नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा इस पे हम लोग लोड लगा दे, फोर्स लगा दे, तो ये बीच से टूट जाएगा। ठीक, उसी तरह से क्या होता है, जब किसी मेटल पे हम हाई टेंसाइल लोड लगाएं तो ये टूटने के जगह फैलना स्टार्ट कर दे, तब उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मेटल और एनी अदर मटेरियल बाय विच इट कैन डिफॉर्म, इट कैन इलोंग्रेट व्हेन वी अप्लाइड द एक्सटर्नल लोड। ठीक है, जब एक्सटर्नल लोड लगाएंगे तो वो डिफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा, वो प्रॉपर्टी कहलाता है डक्टिलिटी। और डक्टिलिटी को शायद हिंदी में तन्यता कहते हैं। मतलब मेटल का प्रॉपर्टी आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें बहुत सारा पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी का सुचालक होता है, हीट का सुचालक होता है। ठीक है, इस तरह का पढ़े होंगे प्रॉपर्टी, उसमें चमक होता है, जब हैमर से मारते हैं तो रिंगिंग साउंड आता है। उसी तरह से उसमें एक प्रॉपर्टी होता है डक्टिलिटी, जिसको हिंदी में तन्यता बोलते हैं। मतलब उसको अगर खींचे तो वो लंबा हो जाए तो वो प्रॉपर्टी कहलाता है डक्टाइल। तो आयरन होता है वो सॉफ्ट होता है, डक्टाइल होता है, इसलिए उस पर एक्सटर्नल लोड लगाना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग आयरन का यूज नहीं कर सकते एज ए स्ट्रक्चरल मटेरियल। हम लोग क्या यूज करते हैं, स्टील यूज करते हैं। ठीक है, स्टील क्या होता है, इट इज एन एलॉय। एलॉय का मतलब मिक्सर जिसका प्रपोर्शन नोन है। ठीक है, जो हम लोग पता है किस किस प्रपोर्शन में मिलाने जा रहे हैं, तो एलॉय इज ए टाइप ऑफ मिक्सर। तो स्टील क्या है, एक एलॉय है किसका, आयरन का, कार्बन का, क्रोमियम का, निकेल का और सिलिका का। ठीक है, इसमें से आयरन जो है वो ज्यादा कंटेंट में रहता है। कार्बन, क्रोमियम, निकेल और सिलिका का परसेंटेज जो है वो 1% या उससे कम रहता है। मतलब कार्बन, क्रोमियम, निकेल, सिलिका, निकेल, सिलिका सब का परसेंटेज 1% से कम रहता है। तो जैसे जैसे कार्बन को हम लोग घटाते हैं, बढ़ाते हैं, कार्बन कंटेंट के ऊपर स्टील का प्रॉपर्टी डिपेंड करता है। तो अगर स्टील में हम लोग कार्बन कंटेंट और उसका नेमिंग दे तो इसको बोला था हाई कार्बन स्टील। 0.6 to 1.4% उसमें कार्बन कंटेंट रहता है, इसको बोलते हैं हाई कार्बन स्टील। किसके लिए यूज होता है, अगर हम लोग हाई कार्बन स्टील का यूज बोले तो इसका यूज होता है कटिंग टूल्स में। कटिंग टूल्स, अगर कोई वैसा टूल जिसका काम काटने में आ रहा है तो वो हाई कार्बन स्टील का होगा। ठीक है, मीडियम कार्बन स्टील जो है उसमें कार्बन कंटेंट 0.25 से 0.6% के बीच में रहता है, इसको बोलते हैं मीडियम कार्बन स्टील। जो आप लोग एग्रीकल्चर इक्विपमेंट देखते होंगे, ठीक है, या फिर ऑटोमोबाइल पार्ट्स जो होता है वो सब मीडियम कार्बन स्टील से बनता है। उसके बाद आता है लो कार्बन स्टील। तो इसमें जो कार्बन कंटेंट होता है, कार्बन का जो मात्रा होता है परसेंटेज में लेस देन 25% होता है। इसका यूज किया जाता है, लो कार्बन स्टील का यूज किया जाता है नट बोल्ट बनाने में। ठीक है, इसका यूज करते हैं किसमें, नट बोल्ट।
या फिर आप लोग जो यूज करते हैं ये जो रेनफोर्समेंट बार होता है कंक्रीट में, वो भी लो कार्बन स्टील ही होता है, जिसको माइल्ड स्टील भी बोला जाता है। एसएससी जेई में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि रॉट आयरन मतलब जो होता है उसका कार्बन कंटेंट कितना होता है। तो रॉट आयरन का कार्बन कंटेंट 0.1% से कम होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एसएससी जेई में पूछा है कि सबसे लोएस्ट कार्बन कंटेंट कौन से स्टील में होता है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, रॉट आयरन, पिग आयरन, माइल्ड स्टील, नन ऑफ दिस या ऑल ऑफ दिस, इस तरह से रहेगा। तो सबसे कम कार्बन कंटेंट किसमें है, तो रॉट आयरन में सबसे कम कार्बन कंटेंट है, लेस देन 0.1%, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। जैसे जैसे कार्बन कंटेंट हम लोग बढ़ाएंगे, आयरन में ज्यादा कार्बन मिक्स करेंगे, उसकी डक्टिलिटी की जो प्रॉपर्टी होती है वो लॉस होने लगती है। और कार्बन क्या होता है, कार्बन कंटेंट बढ़ाने से क्या होता है कि स्टील और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगता है, ठीक है। जैसे हाई कार्बन स्टील लो कार्बन स्टील के कंपेयर में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। देखो इस बात को लिखें, हाई कार्बन स्टील इज द हार्डेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बट लिस्ट डक्टाइल, बट उसकी डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी जो होती है वो खत्म हो जाती है जब कार्बन कंटेंट बढ़ाने लगते हैं। कार्बन का मतलब कोयला, कोयला क्या डक्टाइल होता है, नहीं, वो ब्रिटल नेचर का होता है। तो कार्बन जैसे जैसे परसेंटेज बढ़ेगा, अपना नेचर इंट्रोड्यूस करते जाएगा, तो डक्टिलिटी कम होते जाएगी, उसमें ब्रिटल तो नहीं होगा लेकिन लेस डक्टाइल बोलेंगे, ठीक है। मतलब ये लेस डक्टाइल, ये ज्यादा डक्टाइल, धीरे धीरे डक्टिलिटी कमते जा रही है। डक्टिलिटी क्या होती है, डेफिनेशन अभी हम लिख देंगे यहाँ पे डक्टिलिटी का। और जो लो कार्बन स्टील होता है वो ज्यादा डक्टाइल होता है, और उसका यूज हम लोग कहां पे करते हैं, नट बोल्ट या फिर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन में लो कार्बन स्टील का यूज होता है। आई थिंक आपको आयरन और स्टील में डिफरेंस पता चला होगा, ठीक है। इसके बाद जो है एक चीज और यहां पे आता है, जो स्टेनलेस स्टील होता है उसमें क्या मतलब, स्टेनलेस स्टील जो आप लोग बर्तन देखे होंगे, आप लोग बर्तन देखे होंगे कि जो बनता है वो स्टेनलेस स्टील से बनता है, स्टेनलेस स्टील, ठीक है। इसमें 12% क्रोमियम होता है, ठीक है। 12% के से कम या 12% तक क्रोमियम होता है, और कुछ परसेंटेज में निकेल होता है, ठीक है। कुछ परसेंटेज में निकेल होता है, बाकी रेस्ट होता है Fe आयरन, ठीक है। तो इस तरह से स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगता है। आपका जो ग्लास, थाली या फिर आपके घर में स्टील का जो बर्तन है वो स्टेनलेस स्टील से बना है, उसमें क्रोमियम 12% है, कार्बन भी होगा, सिलिका भी होगा, निकेल भी होगा, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा क्रोमियम होता है 12%। और स्टेनलेस स्टील नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि उसमें जंग नहीं लगता है, ठीक है। आई थिंक ये समझ में आया होगा। देखो अभी स्टील और आयरन का बताया प्रॉपर्टी, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, नोट्स कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर, पॉज करके, जैसे भी। एक पॉइंट बचा था डक्टिलिटी, डेफिनेशन क्या था उसको यहां पे लिख दिए हैं। तो डक्टिलिटी क्या था, डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, जब हम उस पर एक्सटर्नल लोड लगाते हैं तो वो डिफॉर्म करता है, इलोंग्रेट होता है, उसकी लंबाई बढ़ जाती है रप्चर होने से पहले। देखना यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एक कोई मेंबर है, अगर इस मेंबर में हम लोग क्या किए, एक्सटर्नल लोड लगाए हैं। एक्सटर्नल लोड लगाने का कहने का मतलब है, देखो एक्सटर्नल लोड लगाए हैं तो ये फेल होने से पहले ये अपना लेंथ जो है वो ज्यादा कर लेगा। आप मॉस में ये पढ़े होंगे, ठीक है। देखना, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट अंडरगोज लार्ज डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन का मतलब है इलोंग्रेशन, इलोंग्रेशन मतलब उसका लंबाई जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। इलोंग्रेशन का मतलब उसका लेंथ बढ़ जाना। बिफोर रप्चर, रप्चर मतलब टूटने से पहले, रप्चर का मतलब टूटना या फेल हो जाना। व्हेन टेंसाइल फोर्स इज अप्लाइड, जब उस पर टेंसाइल फोर्स अप्लाई करते हैं तो, ठीक है। आज यहीं तक रहने दे रहे हैं, इस वीडियो लेक्चर को स्टॉप कर दे रहे हैं, बहुत ज्यादा हो चुका है ऑलरेडी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन को आगे देखेंगे। थैंक यू।